नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जितने भी जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं उनमें जो है वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है ना। वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, तो देखिए दुनिया में अगर आप जो है अपने आसपास में भी अगर देखते होंगे तो दुनिया में जो है कई करोड़ों जो है करोड़ है ना, कई करोड़ अरब जो है जीव जंतु हैं। ठीक है, तो इतने सारे जीव जंतु अगर हैं दुनिया में तो उनका यदि हम अध्ययन करना चाहें तो हमको एक एक जीवों का अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक एक जीवों का जो है अध्ययन करना जो है आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। ठीक है, इसी कारण से हम क्या करते हैं, जितने भी जो जीव हैं पृथ्वी पर, तो जिनमें जो है कुछ कुछ समानताएं होती है उनका हम क्या कर देते हैं, अलग अलग वर्ग के रूप में जो है उनका वर्गीकरण कर देते हैं, अलग अलग उनका वर्ग बना देते हैं। और उनमें से किसी एक जीव जंतु का क्या कर लेते हैं, उनमें से एक जंतु के यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो बाकी जीवों को भी हम मान के चलते हैं कि वो भी जो है उनमें भी उसी प्रकार के क्या होंगे, लक्षण होंगे। ठीक है, तो जो जीव जो है ना, तो हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं और इसीलिए जो है वर्गीकरण की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सजीवों का वर्गीकरण, क्या देखेंगे, जितने भी जो सजीव है उनका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो सजीवों के वो जो वर्गीकरण है उनको दो भागों में बांटा जाता है ना। एक है पौधा और दूसरा क्या है, जंतु। तो जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वे ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, पौधे के अंतर्गत। और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या जो कुछ भी जंतु जो हो, है ना, वो सभी जंतु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पौधों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया है। तो उनके क्या क्या आधार हैं, देखिए। तो पौधों के आकार, तने की प्रकृति, है ना, पौधों का जो है आकार किस प्रकार से, उनकी तने की प्रकृति कैसी है, उनके जीवन की अवधि है ना कितनी है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है पौधों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो पौधों को जो है वर्गीकरण में 4 श्रेणियों में जो है बांटा गया है। एक है, पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष, चौथा क्या है, बेल या फिर लता, इसी को आरोही भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझिए, सॉरी है ना, यहाँ पर जो इसमें चित्र दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो होता है शाक। क्या होता है, शाक, ध्यान से समझिएगा, है ना, शाक। तो ये जो होता है पहला जो है इसको हम समझेंगे शाक। तो शाक क्या है, जैसे धनिया है ना, आपका धनिया है, गेहूं है, धान है, ये सब क्या है, शाक के अंतर्गत आते हैं, जिनका जो क्या होते हैं, छोटे आकार के पौधे होते हैं, है ना। और इनका तना जो होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है, हरा होता है। ठीक है, और इनका जीवन काल जो है कैसा होता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, शाक, क्या बोलते हैं, शाक। और शाक के अंतर्गत जो धनिया है, गेहूं है, धान है, जो 1 वर्षीय पौधे हैं, है ना, जिनका तना क्या होता है, मुलायम होता है। तो इन सभी पौधों को हम शाक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा जो है वो है झाड़ी। क्या है, झाड़ी। तो झाड़ी देखिए, जैसे आपका गुलाब है ना, गुलाब है, बेशरम है ना, और बेर है, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब जो है इनको झाड़ी के अंतर्गत रखा जाता है। और इनमें क्या जो है, क्या इनकी क्या विशेषताएं होती है, तो ये जो है मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं। ठीक है, जिनके तने की तुलना में जो है क्या होते हैं, ये जो है जो अभी जो हम पढ़े हैं साग जो होते हैं, तो उनके तने की तुलना में जो है क्या होते हैं, ये जो है थोड़े से कड़े होते हैं। ठीक है, और इनका जीवन काल जो होता है, जो झाड़ी का जीवन काल जो होता है 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक का होता है इनका जीवन काल। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो जितने भी जो जैसे गुलाब है, बेशरम है, बेर है, इन सभी को हम झाड़ी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या, झाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं वृक्ष। क्या देखेंगे यहाँ पर, वृक्ष। तो वृक्ष जो होते हैं, तो वृक्ष का उदाहरण यदि हम देखते हैं तो जैसे आम का वृक्ष है ना, आम का जो पेड़ जो होता है उसको हम वृक्ष के अंतर्गत रखते हैं ना। इमली है, बरगद है, पीपल है, नीम है, ये सब जो है वृक्ष के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इनमें क्या विशेषताएं होती है, तो ये जो है ये ऊंचे होते हैं, है ना, ऊंचे होते हैं, आकार में जो है क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। और इनके तने जो होते हैं वो मोटे होते हैं, है ना, और बहुत अधिक क्या होते हैं, कड़े होते हैं। क्या होते हैं, कड़े होते हैं। ओके, समझ में आया।
तो ये था आपके क्या वृक्ष, ये आप देखते हैं अपने आसपास में, ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो वर्गीकरण है वो है बेल या लता का। किनका? बेल या लता का। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है पौधे आते हैं, तो देखिए जैसे कि मटर का पौधा है, लौकी का, तुरई का पौधा है, कुम्हड़ा जो है ना, कुम्हड़ा जो है उनका है। तो ये सब जो पौधे जो हैं ये सब किन के अंतर्गत आते हैं? बेल या फिर लता के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम आरोही भी बोलते हैं। तो इन पौधों का तना क्या होता है? लंबा तो होता है किंतु क्या कैसा होता है? कमजोर होता है। आप देखे होंगे लता के रूप में रहता है ना। और ये जो है किसी अन्य सहारे के आधार पर क्या होते हैं? चढ़ते हैं। और ये जो है इनका जो जीवन काल जो होता है 1 वर्षीय होता है ना। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय होता है। मतलब 1 साल तक जो है ये जीवित रहते हैं, या फिर 2 साल, या फिर जो है कई साल तक भी जीवित रहते हैं। ऐसे भी क्या होते हैं? बेल या लता होते हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ना पौधों के वर्गीकरण के अन्य आधार और कौन कौन से हैं, तो इनके लिए भी जो है और अन्य आधार हैं, है ना, पौधों का जो है वर्गीकरण करने का। जैसे कि उनके आकार, तने की प्रकृति, है ना, जीवन की अवधि के आधार पर भी क्या किया जाता है? ये वर्गीकरण किया जाता है, जिनको हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और अन्य प्रकार की जो है पौधों की भोजन संबंधी विविधताओं के आधार पर भी जो क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। उसको अब हम जो है जो पिछली क्लास थी उसमें हम पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद हम जंतुओं का जो है किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जंतुओं का वर्गीकरण जो है हम किस प्रकार से करते हैं, तो जंतुओं का वर्गीकरण हम रीढ़ की हड्डी के आधार पर जो है करते हैं कि किसी जंतु में जो है रीढ़ की हड्डी है ना कि नहीं है। उसी को हम रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी किस जंतुओं में जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किस जंतुओं में जो है, किन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं? जो जंतु हैं उनका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि किसी जंतु में जो है ना, किन्हीं जंतु में जो है रीढ़ की हड्डी है या फिर नहीं है ना, उनमें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसका हम पता जो है किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी क्या है ना। तो देखिए हमारे सिर के नीचे से जो है एक हड्डी जो कमर के नीचे तक जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, या फिर जो है मेरुदंड बोलते हैं, या फिर कशेरुदंड, इस चीज़ को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझिए। ये देखिए यहाँ से एक हड्डी जो है गले से यहाँ से जो है इस प्रकार जा रही है, और जो कमर की जो हड्डी है ना, वहाँ से क्या हो रही है? वहाँ पर जाकर के जुड़ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। आप जो है अपने हाथ से अपने गले के पीछे को, यहाँ गले के पीछे को छू करके आप महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद जब जैसे ही आप पीठ को क्या करेंगे? छुएंगे, तो एक जो है आपके पीठ में एक हड्डी जो है, एक लंबी हड्डी जो क्या होती है? आपके कमर के पास जाकर के जो हड्डी है उनसे जुड़ती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, या फिर मेरुदंड, या फिर उसी को जो है कशेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हम जो है किन में जो है हम कैसे जान सकते हैं कि किसी जीव में जो है रीढ़ की हड्डी है या फिर नहीं है। तो उसके लिए देखिए कुछ लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर कि जिन जंतुओं में अगली व पिछली टांगें होती हैं उनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे कि आपका जो है जितने भी जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनमें देखिए ना जो है अगली और पिछली टांगें होती है। तो उनमें जो है बीच में अगर आप छू करके देखेंगे उनकी पीठ को, तो वहाँ पर आपको रीढ़ की हड्डी जो है ऑटोमेटिक क्या होगी? महसूस होगी, है ना। छू करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी मतलब उनमें होती है। इसके अलावा देखिए जिन जंतुओं में पूँछ होती है उनमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जितने भी पूँछ वाले जो जीव जंतु हैं उनमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं ना, यहाँ पर जो है देखते हैं तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना उनको हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मछली है, छिपकली है, पक्षी है, मेढक है, मनुष्य है, इन सब में क्या होता है? इन सब में जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं, ओके। और ये जो कशेरुकी जो होते हैं ना, जो मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है वो अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर क्या होती है? बनी हुई होती है, ठीक है। और जिनमें जो है ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जो है अकशेरुकी जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकशेरुकी जंतु, मतलब उनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे देखें तो कनखजूरा है, केंचुआ है, सीप है, जोंक है ना, बिच्छू है, केकड़ा है, घोंघा है। तो आप देखे होंगे केंचुआ को, आप देखे होंगे केंचुआ कैसा होता है? एकदम मुलायम होता है ना। उनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती।
उसी प्रकार से जो कनखजूरा होता है उनमें भी नहीं पाई जाती। सीप, जितने भी जो सीप हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जोंक में नहीं पाया जाता है ना। बिच्छू में भी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। केकड़ा में भी नहीं पाया जाता, घोंघा में भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी जो जीव है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम बोलते हैं अकशेरुकी जंतु। क्या बोलते हैं? अकशेरुकी जंतु बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए, जिन जंतुओं का शरीर गोल खंडों में बंटा होता है उनमें जो है कशेरुदंड जो है कभी भी नहीं होते। जैसे केंचुआ है ना। केंचुआ का जो शरीर जो रहता है गोल खंडों में जो है, इस प्रकार से गोल खंडों में क्या होता है, इस प्रकार से जो है विभाजित होता है, ठीक है ना। तो उनमें जो है रीढ़ की हड्डी क्या होती है, नहीं पाई जाती। ओके, तो आप समझ गए होंगे कशेरुकी जंतु क्या है और अकशेरुकी जंतु क्या है, ठीक है ना। तो जितने भी जंतु हैं उनको जो है मेरुदंड के आधार पर क्या किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। और इसमें दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, एक कशेरुकी जंतु और एक अकशेरुकी जंतु। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी जंतु बोलते हैं और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको क्या बोलते हैं, अकशेरुकी जंतु बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है हम जो है यहाँ पर ये जंतु आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये जंतुओं का चित्र जो है। उसके बाद जो है हम कुछ जो कशेरुकी जंतु हैं उनका वर्गीकरण और किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से किया जाता है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे मछली है ना। तो मछली जो है जल में रहती है, अंडे देती है। मेढक है, मेढक के समान जो जंतु जो होते हैं, है ना, मेढक के समान जो जंतु होते हैं जो स्थल व जल दोनों पर रहते हैं, अंडे देते हैं और शरीर पर जो है क्या होते हैं, शरीर पर जो है सल्क नहीं पाए जाते, ठीक है। अब सर्प के समान जितने भी जंतु होते हैं उनका क्या होता है, शरीर जो है सल्कों से ढका रहता है, अंडे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो पक्षी है, तो पक्षियों के शरीर में जो है क्या होता है, पक्षियों का शरीर पंख से ढका रहता है, अंडे देते हैं। उसके बाद जो स्तनधारी है ना, स्तनधारी वर्ग के जितने भी जंतु जो होते हैं उनके शरीर जो है बालों से क्या होते हैं, ढके रहते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। समझ गए? मतलब ये है कि मछली वर्ग के जितने भी जंतु हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, जल में रहेंगे, अंडे देंगे। मेढक के समान जितने भी जो जंतु हैं वो कैसे होंगे, जल और स्थल दोनों पर रहेंगे और ये क्या होते हैं, अंडे देते हैं। इनके शरीर पर जो है सल्क नहीं पाया जाता। सल्क कहने का मतलब है जो सांप का जो केचुआ आप देखे होंगे, जो केचुली जो छोड़ते हैं ना सांप जो है, तो उनमें सल्क आपको दिखाई देते हैं। मछली में भी जो है उसको जैसे ही किसी चीज़ से रगड़ दिया जाए तो वहाँ से सल्क निकलते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सर्प के समान जंतु हैं उनके शरीर में जो है सल्क से जो है सल्कों से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। सांप जो सर्प वर्ग के होते हैं ऐसे जंतुओं में, है ना। और ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और पक्षी वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनमें जो है उनका शरीर जो है पंखों से ढके रहते हैं और अंडे देते हैं। और जो स्तनधारी जो है उनका शरीर जो है बालों से ढका रहता है, ठीक है। और बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद देखिए जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अब क्या होता है जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, तो देखिए जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ किसी भी जीव को, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मेढक को, है ना, जो मेढक को हम मेढक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो दूसरे देश जो है वहाँ जो है किसी और नाम से जानेंगे इसको, उनका भी अपना नाम होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक देश में उसी जीव को जो है किसी दूसरे नाम से जान रहे हैं और दूसरे देश में वही जीव वही है लेकिन उसको भी दूसरे नाम से जान रहे हैं। तो इससे क्या होती है, अध्ययन करने में परेशानी होती है कि वो बोलेगा कि हम बोलेंगे ये हमारे यहाँ क्या है, मेढक है, और वहाँ कोई और वो जो है सामने वाला दूसरा नाम लेगा, दूसरे देश का व्यक्ति जो है। और जब दोनों को एक साथ अध्ययन करना हो, है ना, किसी चीज़ का जो है क्या होगा, तब क्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है ना। इसी कारण से क्या किया गया है, जितने भी जीव जो हैं जो शरीर मतलब जो है जो दुनिया में पाए जाते हैं तो उनका वैज्ञानिक नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि अध्ययन करने में जो है किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो और जो जीव जो हैं उनको सभी देशों में क्या किया जाए, उनको एक ही नाम से जाना जाए ताकि सभी जो है क्या कर सके, उनको अच्छे से पहचान सके, उनका अध्ययन कर सके, ठीक है। इसी कारण से जितने भी जो जीव जो हैं उनका क्या किया गया है, उनका वैज्ञानिक नाम रखा गया है। तो इस वैज्ञानिक नाम में जो है क्या होता है, वैज्ञानिक नाम में पहला जो नाम जो होता है वो होता है वंश का होता है और दूसरा जो है किसको दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। जैसे कि हम मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या नाम है, होमोसेपियंस, ठीक है ना। तो होमोसेपियंस में देखिए जो पहला जो नाम है ये होमो, ठीक है ना। तो होमो जो है ये पहला वंश को दर्शाता है, कौन से वंश का जीव है उसको दर्शाता है। दूसरा जो है सेपियंस जो है जाति को दर्शाता है कि ये कौन सी जाति का जीव है, ठीक है।
ओके, तो ये क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो अलग अलग जीवों का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस हम देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना। क्या है, पहाड़ी मैना। ठीक है ना, यहाँ पर चित्र भी दिया होगा, ये है आपका पहाड़ी मैना। ठीक है, ओके, क्या है, पहाड़ी मैना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, पहाड़ी मैना। और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु जो है वो क्या है, वन भैंसा। क्या है, वन भैंसा। देखिए यहाँ पर जो है ये वन भैंसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वन भैंसा। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। तो जो राजकीय पक्षी जो पहाड़ी मैना है उनका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा, है ना, पेनिनसुलेरिस। आपको केवल पढ़ लेना है ना, केवल समझना है बस, ये वैज्ञानिक नाम होता है करके। ठीक है ना, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का जो है राज्य पशु जो है वन भैंसा, इनको हम बायसन बोलते हैं। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, है ना, इनका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ओके। तो आपको जो है वैज्ञानिक नाम रटना नहीं है, केवल अभी जानना बस है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है क्या होता है, समाप्त होता है।